हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए थे, न्यूटन के गति के तीनों नियम पढ़ लिए थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कल मैं जीके पढ़ रहा था तो उसमें एक जो कि क्वेश्चन आता है हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, यानी भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त को ही क्यों बोलते हैं भारत का नेपोलियन? मतलब समुद्रगुप्त ने ऐसा क्या किया कि भारत का नेपोलियन उसे बोला जाता है? एक तो समुद्रगुप्त कभी अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं हारा, नेपोलियन हारा है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का एक महानतम शासक था, यानी कि गुप्त साम्राज्य कब था? 300 से 400, 300 से 350 से लेके 400 450 ईस्वी तक, यानी कि लगभग उसने 366 ईस्वी से राज्य करना स्टार्ट किया था। वहीं पे ये नेपोलियन था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक नेता के रूप में उभरा। तो ये तो हमें मतलब गलत पढ़ाया जा रहा है कि मतलब ये तो समुद्रगुप्त की एक तो अचीवमेंट की बेइज्जती सी हो रही है। जो उसने अचीवमेंट की है, उसका शासन भारतवर्ष के अलावा हिंद महासागर सब पे था, छोटे बड़े महाद्वीप, कंबोडिया, मलेशिया, मालदीव और ये अपना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, हर जगह उसका शासन था। हर जगह उसका शासन था। ये उसकी मतलब एक तरीके से बेइज्जती सी है कि आपने उसके अचीवमेंट को किसी और का अचीवमेंट बता दिया, यानी कि उसके जो अचीवमेंट थे वो किसके हो गए? नेपोलियन के अचीवमेंट, यानी उसे नेपोलियन से कंपैरिजन कर दिया गया। ये मतलब सरासर एक तरीके से गलत है। और जो हिस्ट्री में पढ़ाया, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, वो भी एक तरीके से गलत ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य मतलब, कार्य क्या है? कार्य, कार्य का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? कार्य की डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु में बल लगाने पर, किसी वस्तु में बल लगाने पर यदि उसका विस्थापन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य होना। किसी वस्तु में बल लगाने पर यदि विस्थापन होता है तो उसे हम बोलते हैं कि उस वस्तु पर कार्य हुआ है। यानी कि मैंने किसी दीवार पर बल लगाया, यानी फोर्स लगाया, लेकिन दीवार तो विस्थापित होती नहीं है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो हमारा एफर्ट तो लगा है, यानी हमने प्रयास किया लेकिन हमारा कार्य नहीं हुआ। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। बल और विस्थापन के, बल और विस्थापन के गुणनफल के परिणाम को हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। इसकी मतलब जो एक और डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि किसी वस्तु यानी किसी वस्तु पर बल और बल और विस्थापन के परिणाम, बल और विस्थापन के परिणाम के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। चलो मान लो ये एक सरफेस है, यहाँ पे एक कोई वस्तु रखी है, ये इसका विस्थापन कहाँ होगा? विस्थापन या तो इस साइड होगा या इस साइड होगा। बल इस पे कहाँ लगेगा? कहीं ऊपर की साइड लग रहा होगा, यानी कि ये इस पे बल लग रहा है। ये क्या बनना है? इस पे एक कोण बनना है, एक कोण बनना है। ठीक, ये एस। ठीक है, ये एस हो गया, यानी ये विस्थापन हो गया। एस की जगह डी लिखो, डी, डी दिया, डी, डी विस्थापन हो गया
फोर्स क्या ऊपर लगेगा या आसपास लगेगा, बाएं या ना, ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। तो इसे हम कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। W बराबर क्या होगा, F इंटू डी कॉस थीटा। ये क्या हुआ, वर्क का सूत्र, वर्क का सूत्र। इसमें वर्क किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, डी पर डिपेंड कर रहा है, और कॉस थीटा पर डिपेंड कर रहा है। कॉस थीटा क्या है, बल यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या है, थीटा। थीटा कॉस थीटा कब हाई होता है, कॉस थीटा की बेस फॉर्म ये होती है, ऐसे बनता है कॉस थीटा की बेस, ये समय t है, थीटा ये समय t है, ठीक है, ये 1 है, ये 0 है, ठीक। तो ये किसकी, कॉस थीटा की वेव फॉर्म है। कॉस थीटा की वेव फॉर्म ऊपर से स्टार्ट होती है, यानी 1 से स्टार्ट होती है, 0 यानी 90 तक जाती है। मतलब इसका जो टाइम स्पैन है वो क्या है, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 से लेके 0 तक। तो कॉस थीटा हाईएस्ट कब है, हाईएस्ट कितने पे है, कॉस थीटा हाईएस्ट कितने पे है, ऊपर, हाईएस्ट ऊपर। यानी अगर हम इसमें 90 0 करेंगे इसका, तो इसकी क्या होगा, कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0 पे क्या है, हाईएस्ट है, कॉस थीटा 0 पे कितना, हाईएस्ट है। तो इसका अगर कॉस थीटा यानी कॉस की वैल्यू ज्यादा रखनी है तो क्या, इसका न्यून कोण रखना पड़ेगा, इसका हमेशा न्यून कोण रखना पड़ेगा, ठीक है। W हो गया F इंटू डी कॉस थीटा। अब इसका विमीय सूत्र, इसकी पहले मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक होता है जूल, ये होता है इसका SI मात्रक, और अर्ग होता है अर्ग होता है इसका CGS मात्रक, ठीक है। जूल इसका SI मात्रक हो गया और अर्ग इसका CGS मात्रक हो गया। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होगा, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, जूल को एक और तरीके से लिखते हैं न्यूटन मीटर। जैसे जूल को क्या और लिख सकते हैं, जूल बराबर क्या होगा, जूल बराबर होगा न्यूटन मीटर, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, M L और T। न्यूटन का विमीय सूत्र, न्यूटन मतलब F बराबर क्या होता है, M A, तो इसका F का होता है kg, A का क्या होता है, वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये इसका सूत्र होता है बल का विमीय, मतलब सूत्र ये होता है। तो हमने यहाँ पे M क्या होगा, 1 होगा, L एक तो L वहां से मिल रहा है मीटर, यानी कि एक वहां से मिल रहा है, एक ये है तो 2, और टाइम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 2 पे, तो ये हो गया। तो इसका विमीय सूत्र क्या हुआ, M1 L स्क्वायर और T इनवर्सली स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ये क्या है, एक कौन सी राशि, कौन सी है ये राशि, कौन सी है ये, सदिश राशि, क्योंकि ये नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होती है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होती है। तो ये कौन सी राशि हुई, सदिश राशि हुई। चलो, तो ये इसका विमीय सूत्र मात्रक हो गया, सूत्र हो गया, मात्रक हो गया।
और विमीय सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे इसका कार्य का, धनात्मक कार्य का होगा, ऋणात्मक कार्य का होगा। धनात्मक कार्य का होगा, धनात्मक कार्य यानी कि पॉजिटिव वर्क का होगा। पॉजिटिव वर्क का होगा, धनात्मक कार्य का होगा। धनात्मक कार्य होगा, ये लिख ही लेता हूं मैं, FW बराबर F इंटू टी। धनात्मक कार्य का होगा जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही, बल और विस्थापन का परिमाण एक ही दिशा में होगा। यानी बल और विस्थापन का परिमाण एक ही साइड होना चाहिए। यानी कि मैं यदि विस्थापन इस साइड कर रहा हूं, मतलब मैं इस साइड खींच रहा हूं, तो इस साइड ही खींचना चाहिए और इसी साइड बल लगना चाहिए। यानी एक ही साइड होना चाहिए। इस साइड कर रहा हूं तो इस साइड होना चाहिए। यानी कि बल और विस्थापन की दिशा एक ही साइड होनी चाहिए। और cos थीटा की वैल्यू न्यून होनी चाहिए, यानी न्यून कोण बनना चाहिए। यानी 0 से लेके 45 तक या 50 तक होना चाहिए। यानी कि ये जो बल और विस्थापन की दिशा सेम होनी चाहिए और cos थीटा क्या होना चाहिए, एक न्यून कोण होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा धनात्मक कार्य हुआ। अब धनात्मक कार्य कब होता है, हम कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली ऊपर से नीचे गिराते हैं तो त्वरण उसमें गुरुत्वाकर्षण बल यानी उसमें गुरुत्व उत्पन्न हो जाता है, और उसकी दिशा यानी कि उसका विस्थापन और बल, गुरुत्व बल यानी मैंने ये ऐसी गिराई तो इसका गुरुत्व बल नीचे की ओर, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी इसका विस्थापन भी नीचे की ओर ही होगा। कोण 0 होगा तो क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव वर्क होगा। ऐसे ही हम जब कुएं से पानी की बाल्टी निकालते हैं तो हमारा बल ऊपर की साइड लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर ही है क्योंकि हम कुएं से ऊपर बाल्टी निकालते हैं। तो और cos थीटा की वैल्यू सेम है क्योंकि विस्थापन और ये बल दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या होगा, हमारा वर्क पॉजिटिव होगा। और अब देखते हैं नेगेटिव वर्क यानी ऋणात्मक कार्य। नेगेटिव वर्क का होगा जब इन दोनों की दिशा, यानी कि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत होगी, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो मतलब अपोजिट होगी, यानी विपरीत होगी, अपोजिट होगी। तो क्या होगा, और ये cos थीटा की जो वैल्यू होगी वो अधिक कोण होगी, तो क्या होगा कि वर्क नेगेटिव होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी और cos थीटा अधिक कोण होगा तो क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक कार्य होगा। कैसे कि नीचे से हम बॉल उछालें, नीचे से हम बॉल ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो विस्थापन है वो ऊपर की ओर होगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है मतलब जी है वो कहाँ है, नीचे की ओर। ऐसा हो जाएगा यानी अपोजिट हो जाएगा, तो क्या होगा कि हमें ऋणात्मक कार्य यानी कि जो जितना हम फेंकना चाह रहे हैं वो उतनी फेंकेगी नहीं, यानी हमारा ऋणात्मक कार्य होगा। और फिर होता है शून्य कार्य, यानी कि शून्य कार्य यानी कि जीरो वर्क। जीरो वर्क कब होगा, जीरो वर्क जब ही होगा जब इन तीनों में से किसी की वैल्यू जीरो हो जाए। जीरो वर्क तभी होगा जब ये तीन में से किसी की वैल्यू जीरो हो जाए। फोर्स की जीरो,
फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर cos थीटा यानी उन दोनों का कोण 0 हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा कि जो कार्य होगा वो 0 होगा। फोर्स की वैल्यू यानी कि हमने फोर्स लगाया ही नहीं, यानी हमने बल लगाया ही नहीं, तो हमारा कार्य होगा ही नहीं। जब हम किसी भी चीज पे बल नहीं लगाएंगे तो कार्य होगा ही नहीं। कैसे? जो गति का पहला नियम है उससे। गति के पहला नियम क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए हमें बाह्य बल लगाना पड़ता है, चाहे वो विराम अवस्था हो या चालू अवस्था। तो वही, जब तक हम फोर्स लगाएंगे नहीं तो हमारा कार्य होगा ही नहीं। और मान लो मैंने फोर्स भी लगा दिया, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, यानी उसमें विस्थापन भी नहीं हुआ, विस्थापन ही नहीं हुआ, तो हमारा कार्य 0 होगा। जैसे कि मैं कोई दीवार को मैं धक्का दे रहा हूं, दीवार तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि मैं इतना फोर्स ही नहीं लगा पाऊंगा कि मैं दीवार को हटा सकूं। हाँ, ये है कि मैं जेसीबी वगैरह ले आऊं और कुछ ले आऊं तो मैं धक्का दूं तो निकल जाएगी दीवार, उस साइड हो जाएगी, तो हमारा वर्क हो जाएगा, यानी मैंने दीवार तोड़ दी। मैं दीवार तोड़ना चाह रहा था और मैंने जेसीबी वगैरह से दीवार तोड़ी, लेकिन मैं अपने हाथों से उस पर फोर्स लगाऊं तो उसमें विस्थापन होगा ही नहीं, तो क्या होगा? फोर्स 0 होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि cos थीटा यानी उन दोनों का कोण 0 हो जाए। कोण उन दोनों का 0 क्यों, कैसे होगा? cos थीटा की वैल्यू कब 0 होगी? cos थीटा की वैल्यू कब 0 होगी? 90 डिग्री पर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। 90 डिग्री पर cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि जो फोर्स है वो ऊपर की ओर, विस्थापन किसी भी साइड लगे, किसी भी साइड, यानी कि विस्थापन में इस साइड करूं या इस साइड करूं, फोर्स हमारा सीधा होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि ये जो बनेगा कोण वो क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दोनों साइड क्या 90 डिग्री का बनेगा कोण, और cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका उदाहरण देखो कि ये मतलब कॉमनली एक क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में आता है कि कुली किसी रेलवे स्टेशन पर कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव पॉजिटिव 0, या कह नहीं सकते, या कुछ भी, ऐसे 3 ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुली क्या है कि कोई भी जो उसका क्या है भार है, कुली का काम क्या है कि भार ढोना, यानी कि लोगों के जो सामान है वो स्टेशन के अंदर गाड़ी में पहुंचाना। तो क्या है कि उसने सूटकेस वगैरह रखे 2 ऊपर, चलने लगा वो आगे की साइड, तो क्या हुआ? उसका फोर्स तो ऊपर है, लेकिन उसका विस्थापन क्या है? सीधे डायरेक्शन में है, तो क्या कोण बना? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोण बना 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बना, तो क्या होगा? उसका फोर्स यानी वर्क उसका 0 होगा, यानी जो कुली द्वारा किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। ठीक है, समझ में आया फोर्स इसका कार्य का? चलो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कार्य होता क्या है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि विस्थापन उत्पन्न हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि उस पर कार्य किया गया है, और कार्य किया गया है। बल और विस्थापन के परिणाम के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। बल को किससे डिनोट किया जाता है? W से। W बराबर क्या होता है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बल और विस्थापन के बीच का कोण। इसका जो विमीय सूत्र होता है जूल होता है, और इसकी जो मात्रक होता है वो जूल होता है। विमीय सूत्र होता है ml²T-2। ठीक है, ये कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। और ये कितने प्रकार का होता है कार्य? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। धनात्मक कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो, और cos थीटा निम्न कोण हो। नेगेटिव कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, cos थीटा अधिक कोण हो। और शून्य कार्य कब होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट या cos थीटा में से किसी का मान 0 हो। किसी भी इसका फोर्स का डिस्प्लेसमेंट या cos थीटा का मान 0 हो तो क्या होता है कि शून्य वर्ग होता है। चलो अब हम देखते हैं एनर्जी क्या होती है।
हम एनर्जी के बारे में बोलते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी हम एक देते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, एनर्जी बोला जाता है। इसकी क्या डेफिनेशन देते हैं हम, ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता यानी कि जब हमें कार्य करना होता है तो हमें किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमें कार्य करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। यदि हमें ऐसे चलना है या अपना खुद का शारीरिक कोई काम करना होता है तो हमें क्या, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम प्रोटीन्स लेते हैं या खाना तो नॉर्मली सब खाते हैं, उससे हमारे दैनिक जीवन के कार्य चलते हैं, यानी हमारी डेली लाइफ के वर्क हम करते हैं, चलना फिरना ये करना वो करना, मतलब नॉर्मली। लेकिन जब हमें एक्स्ट्रा वर्क करना होता है, एक्स्ट्रा वर्क करना होता है तो हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि हमें जब कोई एक्स्ट्रा वर्क करना होता है तो हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, ज्यादा ऊर्जा मिले। ऐसे जिम में जो जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, या कोई जो मानसिक काम करता है वो क्या बादाम वगैरह खाता है। ऐसे ही हमें जब मतलब डेली लाइफ से हटकर कुछ कार्य करना पड़ता है तो हम क्या ऊर्जा यानी कि प्रोटीन वगैरह लेते हैं। तो ऊर्जा की डेफिनेशन क्या हुई, कार्य को करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा है तो कार्य संपन्न होगा, कार्य संपन्न होगा तो ऊर्जा भी होगी। ठीक, चलो अब ऊर्जा की जो मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक ऊर्जा का, इसका भी मात्रक होता है जूल। इसका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये कौन सी राशि, कौन सी होगी राशि, ये अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, यानी कि ये अदिश राशि है। कार्य क्या था, सदिश राशि थी, ये अदिश राशि है। इसमें हमें डायरेक्शन की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ऊर्जा के कई फॉर्म होते हैं, ऊर्जा के कई फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा, साउंड एनर्जी यानी ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक यानी कि केमिकल ऊर्जा, और इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा है। बहुत सारी इसकी फॉर्म होती है। ठीक है, तो एनर्जी की फॉर्म क्या क्या होती है, हमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग जरूरत होती है, अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसे हम जो शरीर का काम करते हैं वो हमारी रासायनिक ऊर्जा है, या जो बैटरी में स्टोर होती है वो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम किसी भी विद्युत यानी कि हम किसी इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है। यदि हम ध्वनि यानी कि हमें शोर शराबा करना हो, गाने सुनने हो, तो हमें कौन सी ऊर्जा की जरूरत होती है, ध्वनि ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारी ऊर्जा के फॉर्म होते हैं। अब हमें पढ़ना कौन सी ऊर्जा है, हमें सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है। हमें कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा पढ़ना है। तो यांत्रिक ऊर्जा में पढ़ना है, यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी,
मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? किसी वस्तु में उसकी गति या अवस्था या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में उसकी गति स्थिति और अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? उसे हम यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। यानी कि उसकी मोशन या स्थिति, मतलब उसकी स्थिति और अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी हो गई। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी आती है? एक आती स्टैटिक ऊर्जा और एक आती है गतिज ऊर्जा। यानी कि काइनेटिक स्टैटिक को स्टैटिक बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और जो गतिज ऊर्जा होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में कौन कौन सी आती है? चलो यहाँ पे हम ऊर्जा की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी यांत्रिक ऊर्जा की कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? यांत्रिक ऊर्जा की इसकी दो फॉर्म होती है। एक होती है गतिज यानी कि काइनेटिक, और एक होती है स्थैतिक यानी कि पोटेंशियल। ठीक, दो फॉर्म होती है, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा कौन सी होती है? किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं हम? गतिज ऊर्जा। यानी कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। स्थिति में उसकी जो गति में जो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं? कि ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। और इसका एक सूत्र भी होता है। मैं मान लूं कोई वस्तु है, उसमें m द्रव्यमान है, उसका द्रव्यमान क्या है? m है, द्रव्यमान m है और उसमें वेग v है। यानी द्रव्यमान m है और वेग उसमें क्या है? v है, वेग उसमें v है। तो मैं बोलूंगा कि ke बराबर 1/2 mv²। यानी कि ये इसका सूत्र होता है। ke बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। इसमें v² यानी कि जो वेग है वो स्क्वायर के बराबर है। यानी कि हम थोड़ा सा वेग बढ़ाएंगे वो स्क्वायर में बढ़ेगा। यानी मैंने 2 किलोमीटर बढ़ाया, लेकिन हमारी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी? 4। यानी काइनेटिक एनर्जी उसके वर्ग में बढ़ेगी। यानी मैंने 10 किलोमीटर बढ़ाया, वेग मैंने 10 किलोमीटर बढ़ाया, लेकिन उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी बढ़ेगी? 100। यानी कि हमेशा इसका मतलब ये जितना बढ़ाएंगे उतने ही गुना ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उदाहरण एक देखते हैं। इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि जब गोली चलाई जाती है, कोई मतलब बंदूक, पिस्टल वगैरह से गोली चलाई जाती है, गोली का द्रव्यमान तो बहुत कम होता है क्योंकि छोटी सी गोली होती है, लेकिन उसका वेग बहुत ज्यादा होता है। यानी उसका वेग बहुत ज्यादा होता है तो वो अपने लक्ष्य को भेज देती है। यानी कि जो भी उसकी लक्ष्य होता है, जितने किलोमीटर की उसकी क्षमता होती है, वो उसे भेज देती है। ठीक है, तो ये हम उसी में देखते हैं। के बराबर क्या हो गया? 1/2 mv²। ठीक है, अब के यानी कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग में एक संबंध होता है जो कि हमें पता होना चाहिए।
चलो दोनों को मैं लिखता हूं। के ई बराबर क्या होता है? के ई बराबर होता है 1/2 mv²। मैंने 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 के ई बराबर क्या हुआ मेरे पास mv²। अब मुझे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो मुझे ये स्क्वायर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। m से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2m के ई बराबर क्या होगा m² v²। मैंने इसका वर्ग ले लिया तो क्या हुआ 2m के ई का स्क्वायर रूट बराबर mv²। mv² नहीं mv। mv क्या है हमारा वेग, mv क्या है संवेग। संवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है कि द्रव्यमान, संवेग की डेफिनेशन क्या होती है, द्रव्यमान और वेग में, वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। तो मैं mv की जगह पे क्या लिख दूंगा, p लिख दूंगा, p यानी कि यहां पे मैं क्या लिख दूंगा 2m के ई बराबर मैंने लिख दिया p। यही इसका संबंध है। संवेग और काइनेटिक एनर्जी में क्या संबंध हुआ, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या परिवर्तन हुआ, स्क्वायर रूट 2m के ई बराबर p। ये इसमें संवेग में और इसमें क्या हुआ, संबंध हुआ। चलो अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज और इसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ये क्या होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति, आकृति या अभिविन्यास के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जो बांध होता है, हमारे बांध होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो बांध में क्या करते हैं कि हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, यानी पानी का संग्रहण करते हैं। वही पानी जब हम टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, टरबाइन जो नीचे बांध के नीचे लगी रहती है विद्युत टरबाइन, उसके ऊपर गिराते हैं तो हमें क्या होता है, एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। तो टरबाइन में जो पानी गिराया जाता है वो उसकी स्थिति के कारण गिराया जाता है, तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थिति के कारण जो वो रुका रहता है उसके कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और जब वो टरबाइन पे गिराया जाता है तो वो टरबाइन को घुमा देता है और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग की स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो वो कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही जो हमारा धनुष रहता है, धनुष को क्या हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं जिससे कि उसमें क्या है, उसकी स्थिति के कारण या उसकी जो विकृत आकृति है उसके कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और कौन सी होती है वो, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, एक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक सूत्र लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र देखते हैं। चलो हम देखते हैं, वही देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन ऊपर उठाया जाता है, जब किसी वस्तु को गुरुत्व के अधीन ऊपर उठाया जाता है तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ऊपर उठाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि मैं कोई बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो अपोजिट ही सही, लेकिन मुझे कार्य तो करना पड़ रहा है उसमें। तो उसी कार्य के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, यदि किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के अधीन ऊपर फेंका जाता है तो उसमें क्या एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसका मैंने मान लिया कि इसका द्रव्यमान, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m, द्रव्यमान m है। ऊंचाई, जिस ऊंचाई पर मुझे फेंकना है वो h है, और ग्रेविटेशनल g है। तो इसकी क्या होगी? जो स्थितिज ऊर्जा है p क्या होगी? इसकी स्थितिज ऊर्जा p क्या होगी? p m g h। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? m g h, यानी द्रव्यमान, कितना द्रव्यमान का मैं वस्तु फेंक रहा हूं उसके अधीन गुरुत्वीय त्वरण, और g मतलब कितनी हाइट पे फेंक रहा हूं। ठीक है, चलो आज हमने क्या क्या देख लिए? कार्य और ऊर्जा देख ली। कल हम शक्ति देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं तक।